हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि जानते हैं कि हमारे इस टॉपिक पर काफ़ी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स के लेक्चरों का ही डिस्कशन किया जाता है। आज हमारा इकोनॉमिक्स के अंतर्गत का ही एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एससीओ। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि एससीओ क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट जानेंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसी के अंतर्गत हम उन क्वेश्चनों को भी जानेंगे जो अधिकतर एग्जामों पर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक यूपीएससी के अंतर्गत जिसका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है उसके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि एससीओ क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसकी बेसिक हिस्ट्री जान लेते हैं। आखिर एससीओ क्या होता है। इसके अंतर्गत आपको हिंदी में ज़्यादा थ्योरेटिकल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके अंतर्गत ज़्यादा ही थ्योरेटिकल है। आप जब तक थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आसानी से समझ पे नहीं आएगा। सबसे पहले जानते हैं कि संघाई सहयोग कोऑपरेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहला है एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारीय संगठन है। ठीक है, जो एससीओ है, एससीओ क्या है, एक अंतर सरकारीय संगठन है। और यह क्या है, यह एक यूरोशियन जो राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। ठीक है, कौन सा है, यूरेशियन के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। क्या है इसका उद्देश्य की बात करें तो इसके अंतर्गत शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को कहाँ पर हुआ था, संघाई पर। ठीक है, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, संघाई पर स्थित है। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, एक चाइना की लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज, दो इम्पोर्टेंट इसके अंतर्गत इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। कोई भी यूनियन बनता है, कुछ भी बनता है तो उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, क्योंकि इनमें रशिया और चाइना का ज़्यादा वर्चस्व दिखाई देता है। और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी क्या है, चाइना और रशियन लैंग्वेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एससीओ चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, जो ये चार्टर बनाया गया था इसमें घोषणा स्थापना के लिए तो कब किया गया था, 15 जून 2001 को संघाई में हो गया था स्थापना कंप्लीट। लेकिन जो चार्टर पर सिग्नेचर करने थे वो कब हुए, 2002 को हुआ। और यह कब से लागू किया गया, 2003 से कम्प्लीटली जो भी इनके डॉक्यूमेंटली प्रोसेस थे वो कंप्लीट हो गया और 2003 से क्या किया गया, इसको लागू किया गया। ठीक है, जो ये चार्टर था क्या था, एक संवैधानिक दस्तावेज था। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनली जो डॉक्यूमेंट थे वो थे इसके अंतर्गत, जो क्या था, संगठनों के लक्ष्यों और सिद्धांतों आदि के साथ साथ इसकी संरचना तथा प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करना है। ठीक है, जो इनके संगठनों के लक्ष्य तथा सिद्धांत आदि के साथ क्या है, इसकी संरचना और प्रमुख गतिविधियों को भी इसके अंतर्गत क्या करना है, रेखांकित करना है। ये देखिए, जैसे कि कहा कि रूसी और चाइना क्या है, एससीओ की ऑफिशियली लैंग्वेज इसके अंतर्गत क्या किया गया, इन्होंने इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया, इसके अंतर्गत बेसिक से है, इसी के अंतर्गत से ही क्या बनता है, क्वेश्चन एग्जाम पर दिखाई देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इसी के अंतर्गत गठन की बात करें, कि जैसे कि हमने जाना कि इसका गठन कब किया गया था, 2001 पर किया गया था। ठीक है, क्या किसका गठन किया गया था, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। तो उसके अंतर्गत इस टाइम जिन्होंने गठन किया, कितने कंट्री थे इसके, जिसे क्या कहा जाता है, संघाई फाइव। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिजिस्तान, रूस और तजाकिस्तान नाम का संगठन के क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, फिर क्या हो गया, 2001 में तो इतने 5 कंट्रियों का संगठन बन गया और संघाई एससीओ फाइव या संघाई फाइव कहा गया। लेकिन 1996 पे क्या, 1996 पे संघाई फाइव का गठन क्या हो गया, विसैन्यीकरण वार्ता की श्रृंखलाओं से हुआ था। किसके अंतर्गत हुआ था, विसैन्यीकृत जो भी वार्ता होती थी उसकी श्रृंखला के आधार पर हुआ था, जो चीन के साथ 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने सीमाओं पर स्थिरता के लिए किया था। ठीक है, क्या किया था, जो चीन के साथ जो 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने क्या किया था, सीमाओं पर स्थिरता के लिए किया था। और वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन के प्रवेश के बाद संघाई फाइव को एससीओ नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया इनको, 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन। ठीक है, फिर कौन सी कंट्री जुड़ गई इसमें, उज्बेकिस्तान जुड़ गई। तो इसके बाद क्या बन गया था, ये संघाई फाइव बन गया था और इसको क्या नाम दिया गया,
एससीओ दे दिया गया। अब भारत के जुड़ने की बात करें तो भारत इसके अंतर्गत कब जुड़ा, इसके अंतर्गत 2017 से लेकर 2000, ये यहाँ पर संघाई सिक्स होगा, ठीक है, क्योंकि 5 कंट्री तो ये हैं और छठा कंट्री कौन सा जुड़ गया, उज्बेकिस्तान जुड़ गया। अब एग्जाम में पूछ लेता है संघाई 5 क्या है, संघाई 6 क्या है, संघाई 8 क्या है। तो संघाई 6 के अंतर्गत 6वां कंट्री उज्बेकिस्तान जुड़ा। और 2017 की बात करें तो इसके अंतर्गत एससीओ में 2 कंट्री जुड़े, जो कौन कौन से हैं, भारत और पाकिस्तान को इसके क्या मिली, सदस्यता के लिए क्या मिला, कम्प्लीटली जो भी प्रोसेस था कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंट कंट्री कौन इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं। जैसे कि बात करें तो इसके अंतर्गत 3 रूपों में दिया गया, ठीक है। हम आगे मैप के माध्यम से भी जानेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कंट्री कौन से, मैप के माध्यम से बताऊंगा मैं आपको। सदस्य देश हो गए, पर्यवेक्षक देश हो गए, वार्ता साझेदार देश हो गए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट उतना ही है, एग्जाम में पूछ लेता है कि एससीओ के सदस्य देश कौन से हैं। तो एससीओ में मुख्यतः 8 देश हैं, जिसे एससीओ 8 भी कहा जाता है, ठीक है। एससीओ 6, एससीओ 5, एससीओ 6 और एससीओ 8 कंट्री इंक्लूड हो गए थे। इसी के आधार पर इनका नाम भी क्या आ गया था, एससीओ 8 आ गया था, ठीक, 8 आ गया था। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिजिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान 2017 में जुड़े थे। ये लास्ट जुड़ने वाले क्या हैं, कंट्री हैं, ठीक है। अगर इसके पर्यवेक्षक की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कंट्री हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया एससीओ के क्या हैं, पर्यवेक्षक देशों के अंतर्गत शामिल हैं। अगर वार्ता साझेदार देश कहें तो जो वार्ता होती है, डिस्कशन होती है, तो उसके अंतर्गत जो हिस्सा होता है, पार्टनरशिप कंट्री होते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो वो कंट्री हैं अज़रबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका। इसके अंतर्गत क्या हैं, वार्ता वाले से जो साझेदार कंट्री हैं वो हैं, ठीक है। ये रहा हम वर्ल्ड का मैप। इसके अंतर्गत देखिए अलग अलग से लाए गए हैं। ये है वर्ल्ड का मैप, ठीक है। ये है हमारा एशिया महाद्वीप, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप होता है, और यहाँ पे क्या है, ये नीचे अफ्रीका, क्योंकि कंट्री अधिकतर एशिया इस ओर के ही हैं, तो इसलिए कितना ही है, इतना ही हमने इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत दिखाया गया, ठीक है। मेंबर स्टेट ये हो गए, ऑब्जर्व स्टेट जो हो गए, और इसके अंतर्गत जो और कंट्री हैं इनके नाम इसके अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक है। अगर कंट्रियों की बात करें तो जैसे देखिए इसके अंतर्गत भी आपको समझने में आसानी होगी, आप इसको पॉज करके आराम से देख लीजिए, ठीक है। मेंबर कंट्री ये हो गए 8 कंट्री, ठीक है। ऑब्जर्वर कंट्री 4 है। ऑब्जर्वर को पूछ लगता है कि ऑब्जर्व स्टेट कौन से हैं, तो कितने कौन कौन से कहेंगे आप, और 4 कंट्रीज के अंतर्गत है। अफगानिस्तान हो गया, वैलू क्या है ये, वेलूर्स हो गया, ईरान हो गया, और मंगोलिया इसके अंतर्गत हो गए, ठीक है। और उसके अंतर्गत अगर इनकी स्थापना की बात करें तो सबसे पहले 26 अप्रैल 1996 के अंतर्गत, 1996 के अंतर्गत 26 अप्रैल को कौन कौन से कंट्री जुड़े थे तब तक, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान, ठीक है। कितने कंट्री जुड़ गए थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कंट्री जुड़ गए थे। 6 कंट्री कब जुड़ा, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कब जुड़ा, 15 जून 2001 में, ठीक है। कौन सी कंट्री जुड़ी थी, उज्बेकिस्तान जुड़ी थी, तब क्या हो गया था, ये एससीओ 6 हो गया था, ठीक है। उसके बाद 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान जुड़े, तो ये क्या हो गया था, कंप्लीटली संघाई 8 एससीओ 8 कंट्री हो गए थे, क्या हो गए थे, एससीओ 8 कंट्री हो गए थे, जैसे कि हमने यहाँ पे भी जाना, ठीक है। ये देखिए उज्बेकिस्तान लास्ट कंट्री जुड़ा है, ये रहा मैप। उज्बेकिस्तान 2001 में जुड़ा है, ये 6 नंबर का कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर ये देखिए संघाई 5 लिखा था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, संघाई 6, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो ये कौन सा कंट्री है, उज्बेकिस्तान है। इसके अंतर्गत तो हमने मैप के माध्यम से जान भी लिया कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसमें एससीओ 6 क्या है, एससीओ 5 क्या है, एससीओ 8 है, और ऑब्जर्वर कंट्री कौन कौन से हैं, और जो इनके अंतर्गत और सहयोगी कंट्री हैं वो कौन से हैं, उनके बारे में तो हमने इसमें क्या करा, आसानी से जान लिया। उम्मीद करेंगे आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आखिर इन्होंने यूनियन तो बनाया, जैसे कि हमने और टॉपिकों में भी कहा कि कंट्री ने यूनियन बनाए, लेकिन उनका भी मकसद होता है, लक्ष्य होता है कि किसी चीज़ को हासिल करना है। हम स्टडी करते हैं, हमारा भी लक्ष्य होता है कि हम किसी चीज़ को प्राप्त करें, हाई लेवल पोस्ट को प्राप्त करें, टॉप पोस्ट की ओर बढ़े। उसी प्रकार भी जो यूनियन कंट्री होते हैं उनका भी एक मकसद होता है, कि क्या मकसद होता है कि वो किस प्रकार से काम करेंगे। अब हम जानेंगे कि एससीओ का क्या है, पर्सनल एससीओ जो है, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, जो 8 कंट्री हैं इनका यूनियन बना गया है, इनका मकसद, इसके अंतर्गत इनका लक्ष्य क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो एससीओ के लक्ष्य। अब एक एक करके जानेंगे कि एससीओ के अंतर्गत क्या क्या लक्ष्य हैं, ठीक है। जो क्या है, इनके अंतर्गत सदस्य देशों के मध्य परस्पर क्या करना है, विश्वास तथा सद्भावना को मजबूत करना है।
सबसे पहला तो इनका लक्ष्य है कि जो इसके अंतर्गत कंट्री जुड़ जाएंगे उनके अंतर्गत क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और सद्भावना होना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो एससीओ और ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सेकंड क्या है। जो राजनीतिक, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, रिसर्च, प्रौद्योगिकी हो गया तथा सांस्कृतिक में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, इनका मुख्य सेकंड क्या है, पहले तो है कि सदस्य कंट्रियों में मेंटेनेंस को बढ़ाए रखना है। सेकंड है कि कंट्रियों के अंतर्गत पॉलिटिक्स को बढ़ाना, ट्रेड को बढ़ाना, इकोनॉमी को बढ़ाना, रिसर्च को बढ़ाना और जो भी प्रौद्योगिकी है उसको भी बढ़ाना और कल्चर को बढ़ावा देना, उसको प्रवाहित करने के लिए क्या करना है, इसको मोटिवेट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आगे हैं। और उसके अंतर्गत क्या है, शिक्षा को बढ़ावा देना, एनर्जी को बढ़ावा देना, परिवहन को बढ़ावा देना और पर्यावरण को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण जो भी होता है इत्यादि क्षेत्रों के संबंध में क्या है, बढ़ावा देना भी इनका क्या है, मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या है, जो संबंधित क्षेत्रों में क्या है, शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना है। जो ये कंट्री है इनके अंतर्गत क्या है, शांति, सुरक्षा, अपने पड़ोसी देशों के साथ, देश के अंदर नहीं, देश के बाहर जो भी इसके से मिलते जुलते कंट्री हैं, पड़ोसी कंट्री हैं, उनके अंतर्गत क्या है, शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता को बनाए रखना और उसे सुनिश्चितता से कायम करना है। ठीक है, और उसके अंतर्गत लास्ट पॉइंट है इसका, ये इसका क्या है, एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना है। ये देखिए, एक लोकतांत्रिक फ्रीडमता होगी, निष्पक्ष से कोई भी होता है या मिस्टेक हो जाती है, कम्युनिटी ऑफ अनबन हो जाता है, आगे हमें भी देखेंगे कि इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभी नॉर्मली जान लेते हैं। उसके अंतर्गत क्या है, सारा मेंटेनेंस को बढ़ाए रखना है। ठीक है, अपना, ताकि क्या हो, एससीओ मजबूत हो, संघाई सहयोग कोऑपरेशन क्या हो, स्ट्रांग हो। ठीक है, इसके अंतर्गत तो हमने एससीओ के लक्ष्य तो जान लिए, जो इम्पोर्टेंट हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको और इसका वीडियो नोटिफिकेशन भी वहाँ पर आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एससीओ के लक्ष्य तो हमने जान लिए। अब देखिए एससीओ के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं। अब मार्गदर्शक भी होता है ना, किसी जिस रास्ते में आप चल रहे हैं तो वहाँ पर मार्गदर्शक, जिस प्रकार एजुकेशन में मार्गदर्शक के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अब इन्होंने यूनियन भी बनाया है, तो उसके अंतर्गत क्या है, मार्गदर्शक की भी आवश्यकता होती है और इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके मार्गदर्शकों में क्या है, पारस्परिक विश्वास, आपसी क्या करना है, लाभ करना है, समानता को उत्पन्न करना, आपसी परामर्श। ठीक है, आपस में परामर्श, जिस कंट्रियों में जो हो गया या जो भी मिस्टेकें होंगी उनको सॉल्यूशन करना इनके अंतर्गत किया जाएगा। और सांस्कृतिक विविधता, ठीक है, संस्कृति जो अलग अलग होती है उसकी विविधता में एकता, कहते हैं ना, यूनियन एक साथ लेके आना के लिए सम्मान तथा जो अलग अलग, देखिए अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग संस्कृति होती है, उनको क्या करना है, समान रूप में लाने का प्रयास करना, सभी मिलजुल कर। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारा प्यारे भारत में कोई कल्चर है, एससीओ के अंतर्गत पाकिस्तान हो गया या चाइना हो गया, रूस हो गया, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, जो भी कंट्री हैं वहाँ पर भी इनको प्रोवाइड किया जाए, उपलब्ध कराया जाए और वो भी बढ़ावा करे और वहाँ पर भी दिखाया जाए कि हमारे एससीओ के अंतर्गत जो कंट्री हैं उनकी संस्कृति इस रूप में है। ठीक है, और क्या है, सामान्य विकास की अवधारणा पर आधारित आंतरिक नीति को भी क्या है, इसके अंतर्गत मानना है। ठीक, और अगर गुण निरपेक्षता, किसी तीसरे देश को लक्ष्य न करना। ठीक है, तथा उदार नीति पर आधारित बाह्य नीति, क्या है कि किसी तीसरे देश को लक्ष्य नहीं करना चाहिए। गुण निरपेक्षता के अंतर्गत कहा जाता है कि किसी तीसरे, जब दो कंट्री हैं तो दो ही पे ही कोई प्रॉब्लम है या जो भी उनके अंतर्गत मिस्टेकें हो रही हो वही करेंगे, तीसरी कंट्री उसमें ना हस्तक्षेप करेगी ना कोई काम करेगा, और क्या होगा, तीसरे को लक्ष्य भी नहीं किया जाएगा, तीसरे से कोई अंगुली नहीं उठाएगा कि उसने ऐसा किया। ठीक, और उदार नीति पर आधारित बाह्य नीति, और जो उदार नीति है उस पर आधारित क्या होगा, बाह्य नीतियाँ भी इसके अंतर्गत क्या होंगी, सम्मिलित होंगी। ठीक है, अब तो हमने इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या जाना, एससीओ की डेफिनेशन जान ली और एससीओ के सदस्य कंट्री मैप के माध्यम से जाना और एससीओ के लक्ष्य को जाना और इसके क्या सिद्धांतों को हमने जाना। ठीक है, मार्गदर्शक जो भी सिद्धांत हैं उनको जाना। ठीक, अब जानते हैं कि एससीओ का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। इसमें भी टॉपिक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी आप पॉज कर लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है एससीओ की संरचना का है, राष्ट्र प्रमुखों की परिषद। क्या है, राष्ट्र प्रमुख, जो प्रमुख राष्ट्र हैं उनका क्या होगा, एक परिषद होगा। ठीक, इसके अंदर थ्योरी यह है कि यह क्या कह रहा है कि यह एससीओ का एक क्या होता है, सर्वोच्च निकाय होता है। संघाई सहयोग कॉरपोरेशन का जो परिषद होता है वो सबसे टॉप का निकाय होता है। एग्जाम में पूछ लीजिएगा कि एससीओ का सर्वोच्च निकाय क्या होता है, वो क्या कहा जाता है, तो उसको आप कहेंगे परिषद कहा जाता है।
जो क्या करता है अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय गठनों के साथ साथ अपनी क्या करता है आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से तथा बातचीत कर क्या करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करती है। अब क्या देखिए, इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ क्या हो गया, अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से बातचीत करेगा। जो भी उन पर मिस्टेक है, जो भी काम पे जिस चीज़ में उनका डिस्कशन चल रहा है, उसी के अंतर्गत क्या करेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या करेगा वो विचार प्रकट करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसी का स्ट्रक्चर का, इसी का है शासन प्रमुखों की परिषद। ठीक है, क्या कह रहा है शासन प्रमुखों की परिषद, जैसे कि आप टॉपिक से ही जानते हैं कि शासन प्रमुखों की परिषद एससीओ के अंतर्गत क्या होता है आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर वार्ता का निर्णय लेता है। ठीक है, कौन संबंधित निर्णय कौन लेगा, परिषद ही लेगा। ठीक, निर्णय लेता है तथा क्या होता है संगठन के बजट को मंजूरी देता है। और जो शासन होता है उसके अंदर प्रमुख है होती ना, शासन बनाना भी जरूरी है। तो वो क्या करेगा उसके अंतर्गत जो आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे हैं, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र जो भी है, सामाजिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहते हैं ना, आर्थिक से अंतर्गत है मनी से संबंधित, जो बजट से संबंधित, अब उसको भी मेंटेनेंस करने की आवश्यकता है ना। और सदस्य कंट्री हैं उनका भी किसी टाइम पे अगर मुसीबत में है तो उनको हेल्प भी करना है, तो इसके लिए परिषद बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है संगठनों के बजट को भी क्या मिलती है इसके अंतर्गत मजबूती मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विदेशी मंत्रियों की परिषद। देखिए क्या कह रहे हैं, फॉरेन जो मिनिस्ट्री मंत्री होते हैं उनके क्या होता है परिषद होता है। यह क्या होता है एक दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। देखिए जो विदेश मंत्री होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, भारत के फॉरेन मिनिस्टर है और आज के टाइम में ऑन दिस टाइम कौन है, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, देखिए विदेश फॉरेन से संबंधित जो भी परेशानी होती है उसको हैंडल करने का काम कौन करता है, फॉरेन मिनिस्टर ही करता है। भारत में अगर भारत संबंधी किसी भी विवाद या किसी पे भी डिस्कशन जो भी करना है, निर्णय लेना है, या जो भी थ्योरेटिकल काम जो भी करना है, तो उसका निर्णय कौन लेंगे, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ही उसके उनके देख रेख के अंतर्गत होंगे। अब देखिए दिन प्रतिदिन इनके घंटे हैं तो इनके अंतर्गत भी काम क्या करना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन उनके गतिविधियों को भी देखना पड़ेगा और इसके विचार करेंगे विदेशी मंत्रियों की परिषद गठन की गई है उसके लिए। ठीक है, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना। ठीक है, जिसे क्या शॉर्ट में कहा जाता है RATS। क्या टॉपिक से जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, इसके अंतर्गत वे कहा जाता है कि आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, उग्रवाद और चरमपंथ से निपटने के मामले को देखता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हम जानेंगे। और भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत ये एससीओ का संगठन की संरचना का काम करना है, इससे निपटना है। लेकिन भारत और पाकिस्तान आज के टाइम पर भी आतंकवाद से लड़ रहा है, ख़ास तौर पे भारत किस इनके आगे भी हम जानेंगे। ठीक है, ये किस प्रकार से निपट रहा है, इसका कितना इसमें योगदान है एससीओ का, इसमें आगे जानेंगे। और क्या है संघाई सहयोग संगठन का सचिवालय। अब देखिए इनके अंतर्गत इतने काम विदेशी मंत्री भी बना लिए गए, और क्या क्या बनाया गया, जो भी इनके वर्णन थे परिषद बनाया गया है। अब एक और है कि क्या है ये संघाई सहयोग संगठन सचिवालय। ठीक, इसमें क्या होता है कि यह सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु क्या होता है बीजिंग में अवस्थित होता है। सचिवालय इसका हेडक्वार्टर जिसे कहा जाए, वो कहाँ पर स्थित है, चीन पर स्थित बीजिंग पर है। बीजिंग कहाँ पर स्थित है, चीन पर है। वो क्या करेगा सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु कहाँ पर स्थित किया गया है, उसको चीन के बीजिंग पर स्थित किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने क्या जाना, एससीओ की संरचना को भी जाना, जिसमें मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया था जिससे आपको आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, कि एससीओ का स्ट्रक्चर किस रूप से काम करता है। ठीक है, अब एससीओ की प्रमुख गतिविधियाँ देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गतिविधियाँ, आप थ्योरी को पढ़ने के लिए ठीक है पॉज कर लीजिएगा। ठीक, जानते हैं सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या क्या काम हुए हैं। ठीक है, प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत सबसे पहले अगर बात करें तो प्रारंभ में एससीओ के मध्य एशिया में आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद को रोकने हेतु परस्पर अंतर क्षेत्रीय प्रयास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब इनकी प्रमुख गतिविधियां, सबसे पहला इनका टारगेट है कि जो एससीओ के अंतर्गत कंट्री हैं उन पर क्या है आतंकवाद, अलगाववाद और क्या है उग्रवाद को रोकने हेतु क्या किया जाए, अंतर क्षेत्रीय प्रयासों पर ध्यान दिया जाए। तो ये ध्यान कब देंगे, जब एससीओ के 8 कंट्री मिलकर इस पर क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि है वर्ष 2006 में क्या किया गया, वैश्विक वित्तीय पोषण के स्रोतों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी को शामिल करने हेतु संगठन की कार्यसूची को विस्तार किया गया। ठीक है, शामिल किया गया। इसके अंतर्गत अब देखिए कि एक देश से अंतर्गत दूसरे देशों में क्या किया जाता है, मादक पदार्थ, शराब जिसे कहा जाता है, वाइन की तस्करी की जाती है इलीगल तरीके से। एक तो लीगल तरीके से किया जाता है, उसका परमिशन कौन देता है, वह देश देता है जहाँ पर उसको सप्लाई करनी है। दोनों देशों के बीच एमओयू साइन होता है,
है, फिर MOA साइन होता है। MOU हो गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOA हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो फाइनल में साइन सिग्नेचर किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो इनलीगल रूप से सप्लाई किया जाता है, क्यों, क्योंकि टैक्स को बचाना है, इसलिए इनलीगल रूप से सप्लाई किया जाता है या फ्रॉड रूप से किया जाता है। अगर जहाँ पे सप्लाई नहीं करनी है या देश ने परमिशन नहीं दिया है तो वहाँ इनलीगल रूप से सप्लाई किया जाता है, उसको भी इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, अंकुश लगाया जाएगा, ठीक है। 2008 में आगे देखते हैं। 2008 में SCO ने क्या किया, अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया। देखिए शंघाई सहयोग कोऑपरेशन ने 2008 में क्या किया, अफगानिस्तान में जैसे कि आप देखते हैं कि तालिबानी साम्राज्य चलता है, वहाँ पर अनेक चरमपंथी गुटों का भी अभी है, ठीक है। और वहाँ पर क्या करती है, US की आर्मी भी वहाँ पर तैनात है, बहुत सारी आर्मियों का वहाँ पर वर्चस्व दिखाई देता है। तालिबानियों से, अनेक संगठनों से हमेशा लड़ने के लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है। तो 2008 में SCO ने क्या लिया है कि स्थिरता बनाया, अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए क्या किया, सक्रिय रूप से भाग लिया इसमें, ठीक। इस समय की बात करें तो SCO ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए, जो भी आज के समय की बात है 2020 की बात करें तो आज के समय में आर्थिक गतिविधि जैसे कोविड-19 आज के टाइम पर चल रहा है, तो इसको भी लड़ने में ये क्या कर रहा है, अपना वर्चस्व निभा रहा है। देख रहा है कि SCO के अंतर्गत जो कंट्री हैं उन पर उन्होंने किस प्रकार के मेंटेनेंस को बनाए रखा है कोविड महामारी से लड़ने के लिए, और इन देशों ने किस प्रकार से अपनी पॉलिसी बनाई हुई है, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 2003 में क्या किया गया कि अपने भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु SCO सदस्य देशों ने बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग हेतु 20 वर्षों के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। ये देखिए SCO की जो कंट्री है, SCO के अंतर्गत देखिए अंदर कंट्री, अब समझिएगा आराम से, ठीक है, वही कंट्री जो SCO के यूनियन सम्मिलित हैं उन्हीं के अंतर्गत ट्रेड करने के लिए क्या किया गया है, बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग हेतु 20 वर्षों के कार्यक्रम पर एक एग्रीमेंट बनाया जाता है कि हम इसके अंतर्गत इतने साल तक इस रूप से ट्रेड करेंगे जिस रूप से इन्होंने उस मीटिंग पर किया गया है वो, ठीक है। वो इन्होंने कितने साल तक किया गया है, 20 साल तक इस पर किया गया है, ठीक है। जैसे कि SCO की गतिविधियां हमने पहले भी जाना, अब आगे और जानते हैं कि इसके अंतर्गत और गतिविधियां कौन कौन सी हैं। ये तो हमने जैसे जान लिया कि ये तो पहले ही है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, आतंकवाद अलगाववाद इसको लड़ने के लिए इन्होंने काम किया है और काफ़ी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे जान लेते हैं इसमें क्या है, लेकिन लगभग इस समय SCO ने विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में क्या कर लिया गया था, जैसे ये भी पुराना टॉपिक हो गया, इन्होंने क्या कर लिया, इसमें हिस्सा लेना शुरू कर लिया, जैसे कि कोविड महामारी उससे लड़ने के लिए, ठीक है। इससे पहले वर्ष 2013 में अपने भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर मुक्त व्यापार की स्थिति की स्थापना की हेतु क्या गया, ये भी पुराना हमारा वापस रिपीट हो गया है। क्या कर लिया गया, इन्होंने इसके अंतर्गत 20 वर्ष के लिए क्या किया गया, हस्ताक्षर इसमें कर लिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं अब SCO की विशेषताएं। अब SCO की देखिए, किसी चीज़ के सारे हमने संरचना जान ली, कार्य किस प्रकार से करता है, और इसके में सदस्य कंट्री कौन से हैं, वर्ल्ड मैप के माध्यम से हमने जान लिया इसकी स्थापना कब हुई। अब इसकी विशेषता जान लेते हैं SCO की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SCO की विशेषता की बात करें, सबसे पहला है शंघाई सहयोग कोऑपरेशन में हमेशा भी आप जिस चीज़ को शॉर्ट में पढ़ते हैं तो उसको हमेशा फुल फॉर्म में लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाता है और हमारे माइंड में हमेशा क्या रहता है, सेव रहता है, जिससे शंघाई सहयोग कोऑपरेशन कहा जाएगा तो SCO आपके ब्रेन में हमेशा आ जाएगा, ठीक है। SCO में अपने वैश्विक जनसंख्या का क्या किया गया, 40%, वैश्विक GDP का लगभग कितना है, 20%, तथा विश्व के कुल भूभाग का कितना है, इसके अंतर्गत क्या है, 22% शामिल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता की बात करें तो वैश्विक जो टोटल जनसंख्या है में क्या है, टोटल जनसंख्या का 40% इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। वैश्विक GDP का लगभग कितना है, 20% SCO के अंतर्गत ही शामिल है, और कुल भूभाग का, वर्ल्ड की जितना एरिया है उस एरिया का 22% कितना है, इसके अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आराम से। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं इसके अंतर्गत, अपने भौगोलिक महत्व के चलते SCO एशियाई क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से महत्व भूमिका का क्या कर रहा है, निर्वहन कर रहा है। अब देखिए कि SCO क्या कर रहा है, जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसके अंतर्गत रणनीति के रूप में क्या कर रहा है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है, एशियन कंट्री तो सम्मिलित हैं, और उन्होंने क्यों बनाया है, यूएनओ के अंतर्गत आपसी मतभेद सब चीज़ों को, आतंकवाद अलगाववाद को ख़त्म करना है, इसलिए इनको बनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट है इसके अंतर्गत, अपनी इस विशेषता के कारण SCO मध्य एशिया को नियंत्रित करने तथा क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करने में सक्षम है। इसी के अंतर्गत, ठीक है, अब देखिए कि अमेरिका अपना प्रभुत्व हमेशा बनाते हुए देखा होगा, कभी भी आपने देखा होगा कि अमेरिका कहीं पर भी ये नहीं चाहता कि उसके अंतर्गत और कंट्री उससे आगे बढ़े या उससे अधिक डेवलप्ड करे। ये क्या करता है, तो अंकुश लगा लेता है, कोई भी कंट्री होती है, आतंक अलगाववाद या व्यापार, ट्रेड, टैक्स लगाकर जो भी उसको सही रणनीति लगती है
उसके आधार पर वो क्या कर लेता है, अंकुश लगा लेता है। अब देखिए एससीओ का एक यूनियन बन जाएगा, तो उसके अंतर्गत क्या होगी, इससे लड़ने में इन देशों को क्या होगा, आसानी से महसूस होगा कि आसानी से क्या मिल जाएगा इनको, यूनियन। आप खुद ही देखिए कि जब आपका यूनियन बना होता है तो आपके साथ दूसरा लड़ने में भी हिचकिचाता है, आपकी मजबूती, आपके वर्क टाइम, सब चीज़ को देखता है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेगा, अमेरिका पर भी क्या होगा, इसका प्रभाव दिखाई देगा और वो अपना वर्चस्व इन देशों पर दिखाने की कम कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जानते हैं आगे क्या है इसके अंतर्गत। एससीओ ने क्या है, नाटो कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसे किस रूप के अंतर्गत भी जाना जाता है, समकक्ष इज इक्वल टू बराबर के समान ही माना जाता है, क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, ठीक है, नाटो क्या है। अभी बस इतना ही जान लीजिए, एससीओ को किसके रूप में के समकक्ष इक्वल माना जाता है, नाटो के समकक्ष भी इसको माना जाता है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं, हमने तो इसमें जान लिया, उद्देश्य जान लिया, अब इसके क्या जानते हैं, चुनौतियों को जान लेते हैं। एसयू के समक्ष देखिए, उद्देश्य वर्क सारा हो गया, अब इसके एसयू के समक्ष भी तो चुनौतियाँ होंगी। सबसे पहला वही है कि ये किस चीज़ को लड़ें, जिन वर्कों पे ये काम कर रहे हैं उन्हीं पर ये क्या कर रहे हैं, हमने चुनौतियों को भी देख रहे हैं कि किस क्या क्या हमारी चुनौतियाँ हैं। तो इनका सबसे पहला चुनौती वही है, आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद का क्या करना है, मुकाबला करना है, और मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी को भी रोकना है, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत आतंकवाद को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, ड्रग्स की तस्करी की जाती है। जैसे अफ़गानिस्तान में ड्रग्स अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है, अफ़ीम जिसे डोंडा कहा जाता है, तो उसका उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, तो उसकी सप्लाई क्या करता है, भारत की ओर करने की ओर अक्सर अग्रसर रहता है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है और इससे उस कंट्री को क्या होता है, अनेक प्रकार का वो उस देश को लॉस कर सकता है, आर्थिक सामाजिक जिस प्रकार का वो लॉस पहुंचाना चाहता है, ठीक है। इसलिए क्या करता है, लीगल तो इसकी परमिशन है नहीं, लीगल परमिशन तब होता है जब ये मेडिसिन के लिए परमिशन इसको दिया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब सप्लाई करना है तो इनको किस रूप में करना पड़ेगा, अवैध रूप में करना पड़ेगा, लेकिन उसको अंकुश लगाने पर भी क्या करता है, ये काम करेगा। ये अंकुश कहाँ पर लगेगा, बॉर्डर पर, उनकी सीमा के अंतर्गत लगेगा। इससे आरामी से होगा, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत इस रूप से राह से आता है इंडिया में, तो यहाँ पर क्या हुआ जाएगा, चेकिंग किया जाएगा, लंबी प्रोसेस चलेगी और इससे चुनौतियों से आरामी से लड़ा जा सकता है, ठीक है। आगे जानते हैं दूसरा टॉपिक क्या है इसी के अंतर्गत, प्रमुख चुनौती। भौगोलिक रूप से जो भी है, निकटता होते हुए भी क्या होता है, संगठनों के सदस्यों में इतिहास, पृष्ठभूमि, भाषा, ठीक है, राष्ट्रीय हितों एवं सरकार संपन्नता व संस्कृति के रूप में समृद्ध विविधता क्या होता है, एससीओ के निर्णयों लेने की प्रक्रिया को भी क्या होता है, चुनौती बनाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या कहा कि जो भौगोलिक रूप से निकटता होते हुए, ठीक है, ये कंट्री तो भौगोलिक रूप से निकटता है कि जैसे देखिए भारत के पास में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान है, वही उज्बेकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है, फिर भारत के पड़ोसी देश चाइना हो गया, उसी के पास में क्या है, रशियन कंट्री है। लेकिन इसके अंतर्गत अनेक चीज़ों का मतभेद होता है, लैंग्वेज का है, हिस्ट्री की बात करें और चीज़ें बहुत सारी प्रोसेसेस देखी जाती है, वो भी चुनौती बनी होती है, उनको भी इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, निपटारा किया जाता है और उसे एकजुट करके एक लाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण हमने इसके अंतर्गत चुनौती तो जान ली, लेकिन अब इसके अंतर्गत भारत के लिए देखिए, अब जैसे कि हमने और कंप्लीट जान लिया, अब देखिए भारत के लिए एससीओ का क्या महत्व है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने चुनौती, कंट्री और सारे जान लिए, लेकिन अब हम इसके अंतर्गत क्या जानेंगे कि भारत पर एससीओ का क्या महत्व है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है, भारत को इस समय दुनिया का क्या माना जाता है, सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है। भारत की पॉपुलेशन भी अभी सेकेंड नंबर पर है, आने वाले समय में नई जनगणना पर कहे जा रही है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री कौन बनेगा, हमारा प्यारा भारत बनेगा। सेकेंड नंबर पर कौन बनेगा, चाइना। अगर अभी की रिपोर्ट के आधार पर कहें, 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक पॉपुलेशन अभी कहाँ है, चाइना में, सेकेंड नंबर पर कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। और क्या है, क्षेत्रीय संगठन माना जाता है, तो क्या है कि इसमें क्या है, चीन तथा रूस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। चीन रूस के बाद क्या है, भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है इस संगठन में एरिया के हिसाब से, ठीक है। सबसे बड़ा देश एरिया की बात करें तो रसिया के पास है, चाइना के पास है, फिर क्या है, भारत के पास है। किस आधार पर, केवल हम एससीओ की बात कर रहे हैं, वैसे तो भारत के उसकी बात करें तो भारत का नंबर यहाँ पे 7वें से अप पर चलता है, ठीक।
तो इसी के अंतर्गत क्या है, तो क्या क्या है कि इस संगठन में शामिल होने से क्या होगा, भारत को क्या मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ेगा। क्योंकि देखिए भारत की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, एरिया भी ज़्यादा है, तो इतनी बड़ी कंट्री एससीओ के अंतर्गत शामिल हो जाता है तो उसको क्या होगी, इंटरनेशनल जो महत्व वैल्यू होती है वो क्या बढ़ जाती है, इनकी बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारतीय हितों की जो चुनौतियां हैं। ठीक है, भारत के हित के लिए जो चुनौती है, चाहे भारत की देखिए हितों की जो चुनौतियां, आज आप जानते हैं कि आतंकवाद सबसे प्रमुख है। ठीक है, आतंकवाद है। और सेकंड क्या है, ऊर्जा की आपूर्ति। देखिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अभी इतने एरिया इतने जहाँ पर क्या है ऊर्जा की सप्लाई नहीं हो पा रही है, और भारत ने क्या किया, सौर ऊर्जा परियोजना को भी शुरू किया गया। ठीक है, 35 तक भारत ने कितना पहुँचाने की कोशिश की है, लगभग 50% से प्लस ये क्या पहुँचाने इंडिया में सोलर लाइट को पहुँचाने की क्या करी गई है, इसमें एक एग्रीमेंट भी किया गया है। ठीक, ऊर्जा की आपूर्ति तथा प्रवासियों का मुद्दा, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रवासियों का मुद्दा ये है कि माइग्रेट करता है ना, ये देश के अंदर से दूसरे देश में भी जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, तथा एक दूसरे से दूसरे दिशा में भी जाते हैं। इससे प्रवासियों का भी, इससे क्या करता है, उम, देश की इकोनॉमी पर, आर्थिक सामाजिक रूप पे, जिस रूप पे कहें सुरक्षा की दृष्टि से करें तो बहुत अधिक मात्रा में क्या दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, उसको हैंडल करना होता है, ये काफ़ी अधिक चुनौती होती है। इसलिए भारत और एससीओ दोनों के लिए क्या होता है, यह अहम होता है। और क्या है, और ऐसे में क्या है, भारत के इस संगठनों से जुड़ने से क्या होगा, दोनों में परस्पर लाभ होगा। अब देखिए अधिकतर मात्रा में माइग्रेट क्या करते हैं, भारत के पड़ोसी देश ही भारत पर माइग्रेट करते हैं अत्यधिक मात्रा में। अगर भारत एससीओ के अंतर्गत शामिल हो जाता है तो क्या होगा, भारत को काफ़ी अधिक मात्रा में प्रॉफिट होगा और मित्रता बनी रहेगी, तो जो भी एग्रीमेंट होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। ठीक है, उनको प्रॉफिट आरामी से क्या मिल जाएगा। और क्या है इसके अंतर्गत प्रमुख, और देख लेते हैं, एससीओ की सदस्यता मिलने के साथ ही अब भारत को एक बड़ा वैश्विक मंच भी मिला है। देखिए जैसे ही एससीओ को कब मिला था, 2017 में भारत को मार्केट मिला, तो इसको क्या हो गया, वैश्विक मंच, वैश्विक मार्केट मिल गया। ठीक है, एससीओ यूरेशिया का क्या है, एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका केंद्र मध्य एशिया और इसका पड़ोस है। ठीक है, मध्य केंद्र और इसका क्या है, पड़ोस में। और ऐसे में क्या है, इस संगठन की सदस्यता भारत के लिए कई मौके उपलब्ध करवाने वाली साबित हो सकती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत। जैसे कि इसका कैपिटल कहाँ पे, एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मध्य एशिया में, मध्य पे ही है, और वो कहाँ पर है, चीन के बीजिंग पर है। भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर। ठीक है, आगे जान लेते हैं। चीन क्या है, चीन एससीओ के माध्यम से क्षेत्रों में अपने रणनीति हितों को पूरा करना चाहता है। देखिए अब देखिए चाइना का भी अपना अलग से पॉलिसी बना रहता है। 2020 में आप भारत और चाइना का काफ़ी अधिक तनाव देख रहे हैं, ट्रेड के अंतर्गत भी तनाव दिख रहे हैं। भारत ने लगभग लगभग सबसे पहले 59, 47 और अभी अन्य ऐपों को भी अपना लिस्ट जारी किया है, जिनसे क्या क्या कर रहा है, वो बैन कर रहा है अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए। वही क्या है कि चाइना जो कंट्री है वह क्या कर रहा है, एससीओ के माध्यम से अपने रणनीति हितों को पूरा करना चाहता है। ठीक है, जो उसकी भी पॉलिसी है वो उसको बनाना चाहता है, वो ज़मीन कब्जाना चाहता है, अनेक उसकी पॉलिसी बनी रहती है। ठीक है, क्षेत्र के अंतर्गत वह क्या करता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के आधार पर दूसरे देश पे क्या करता है, कर्जा दे देता है। अगर वो देश कर्जा नहीं चुका पाता तो वह क्या कर लेता है, उस ज़मीन को कुछ सालों के लिए लीज पर ले लेता है। ठीक है, अगर उनके अंतर्गत भी वह नहीं चुकाता है तो वह आधिकारिक रूप से क्या हो जाता है, उस देश का ही हो जाता है। वह उस देश पर क्या कर लेता है, अपनी गति, जब वो 99, अभी देखिए चाइना ने क्या किया है कि श्रीलंका पे हम्बन टोटा बंदरगाह को के लिए क्या दिए गए, रुपये दिए गए, करेंसी को दिया गया। ठीक है, अब देखिए उन्हें पहले तो बहुत अधिक मात्रा में मोटिवेट किया गया है कि आपको हम इसलिए रुपए दे रहे हैं और आपको अत्यधिक मात्रा में क्या होगी, लाभ होगी, और आप क्या कर सकते हैं, आराम से ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन क्या किया गया, चाइना ने हम्बन टोटा बंदरगाह बनाने के लिए श्रीलंका को रुपये दिए, अत्यधिक मात्रा में क्या दिया, करेंसी दिया। लेकिन श्रीलंका को उसका प्रॉफिट नहीं दिखा, और जब उसका टाइम पूरा हुआ तो चाइना ने अपने करेंसी की डिमांड, रुपये डॉलर की जो भी जितना पेमेंट दिया था उसकी डिमांड की, लेकिन वह चुका नहीं पाया। तो चाइना ने नया एग्रीमेंट बनाया, उन्होंने कहा कि आप हमें 99 ईयर के लिए इस पोर्ट को क्या कर दीजिए, लीज पर दे दीजिए। अब जैसे ही इन्होंने लीज पर दिया तो क्या कर लेता है, ये अपना अधिकार उस पर स्थापित कर लेता है। वो अन्य गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अपने जो भी एग्रीमेंट है वहाँ से वो क्या करने लगता है, मेंटेनेंस करने लग जाता है। वही इसका क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोसेस है। ठीक है, ज़मीन को कब्जाने की। भारत के अंतर्गत अभी ऐसा इसका कोई प्रोसेस नहीं चला है। इसके अंदर भारत के अन्य पड़ोसी देशों में क्या है, श्रीलंका के अंतर्गत है, मालदीव के अंतर्गत है। इसका वर्णन हम आगे आराम से देखेंगे। ठीक है, आज पे इतना ही काफ़ी है। वही पॉलिसी अपनाता है। और क्या है कि जो
इसी के अंतर्गत क्या है, भारत में भी इसकी स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान प्रयोजन आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए चीन का सहयोग मांग सकता है। ठीक है, लेकिन ये पुरानी रणनीति है, सहयोग मांग सकता है, लेकिन आज के टाइम वो अपना दबाव बनाने के लिए क्या कर रहा है, चाइना ही पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अभी जब कुछ हमारे देश के कुछ जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, उसी बीच में जब उन्होंने कुछ आतंकवादियों को मारा तो उनके हथियारों को देखा गया तो वो क्या थे, चाइनीज़ कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। इससे मालूम पड़ता है कि 2020 के अंतर्गत जो अभी जो हथियार को प्रोवाइड कर रहा है वो पाकिस्तान को कौन प्रोवाइड कर रहा है, चाइना को, चाइना के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वो क्या कर सके, भारत पर अपना दबाव बना सके। अभी एससीओ की अपनी अपनी पॉलिसी भी बनी रहती है, उसके अंतर्गत देखा जाता है कि यह किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, और उसके अंतर्गत जैसा कि उनके क्या है, हाल ही में किया गया था जो अजहर मसूद के मामले में किया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। और देखिए कि जब इसी के अंतर्गत सहयोग मिला था जो अजहर मसूद था, ठीक है, इसको क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। लेकिन यह इंटरनेशनली मामला था, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ न्यूज़ों पर ऐसा भी दिखाया गया है कि अब इसको पाकिस्तान ने कुछ समय के लिए तो जेल में डाल दिया था, लेकिन वापस क्या कर दिया गया था, रिहा भी कर दिया गया था। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल जो है आतंकवाद तो घोषित कर दिया गया, इसलिए इसको बहुत अधिक मात्रा में ये अब घूम नहीं सकता कहीं पर भी, अन्य कंट्रियों पर भी इनके लिए क्या है, बैन लग चुका है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया, आगे जानते हैं आगे क्या है इसके अंतर्गत। मध्य एशिया देश जो क्या है, प्राकृतिक क्या है, तेल के भंडार हैं। देखिए साउथ गल्फ कंट्री जो हैं वो कंट्री, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, इस ओर से जो नीचे गल्फ कंट्री हैं उनके साथ संबंधों को विस्तार देने में क्या करता है, एससीओ भारत के लिए एक अच्छा जरिया बन सकता है। अब ये देखिए कि जो ऊपर और कंट्री हैं, और कंट्रियों से इंडिया के अंतर्गत जो गल्फ कंट्री हैं, ऑयल कंट्री हैं, जो ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, सप्लाई करते हैं, उनके उनको क्या बनाया जाता है, को अपने वर्चस्व में लिया जा सकता है, उसके साथ ट्रेड को क्या बड़ा किया जा सकता है, बड़ा आरामी से बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इनको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें ये नहीं कि आप एक देश के साथ अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं तो उसी तक सीमित होता है। वह देश ये सोचता है कि इस देश के साथ वर्चस्व बढ़ा के हमें इस देश के साथ वर्चस्व जैसे बढ़ाया तो इस देश से हमें कितने देशों को और प्रॉफिट होगा, यह देश भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा निश्चित करने और रूस व यूरोप तथा व्यापार के ज़मीनी मार्ग खोलने के लिए इस मंच का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक मकसद, जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंतर्गत क्या होता है, एक मकसद नहीं होता है। ठीक है, और अगर यह ट्रेड खुल जाता है तो इस एरिया से क्या हो जाएगा, ये सीधे यूरोप की ओर ट्रेड करेंगे। ट्रेड को जो अंकुश लगा होता है उन देशों का, वो अंकुश क्या होगा, उस पर कम दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं और आगे हैं, भारत के लिए एससीओ की सदस्यता क्षेत्रीय एकीकरण, सीमाओं के पार संपर्क एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में भी क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, जो सदस्य क्षेत्रीय एकीकरण होता है तथा सीमाओं के आर पार संपर्क, देखिए एक देश से दूसरे देश में संपर्क करना होता है तो उसकी स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए क्या कर दिया जाता है, सहायता प्रदान किया जाता है। देखिए जैसे कि अभी आर्मी का होता है तो कम्युनिकेशन करने के लिए इंडिया और चाइना के अंतर्गत कम्युनिकेशन के लिए एक इनकमिंग कॉल के लिए होता है, एक आउट गोइंग कॉल के लिए अलग से बनी होती है। ठीक है, जैसे ये फ़ोन एक फ़ोन के रूप में बना होता है, जब इसको उठा लेते हैं तो जिस बीचों के बीच एक कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे इंडिया के लिए बनाया गया है तो इंडिया के पास बेल चली जाएगी और बात कर लेंगे। और उसी प्रकार एक दूसरी होगी, अगर उनको किसी को कॉल करना है, भेजना है, तो उसके लिए क्या होते हैं, अलग अलग से दो बने होते हैं, एक कॉल करने के लिए, एक कॉल रिसीव करने के लिए। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप आराम से देख सकते हैं। अभी आगे हम इसके जैसे जैसे इकोनॉमिक्स के और टॉपिक लेते रहेंगे, उसके अंतर्गत क्या करेंगे, डीपली इनको और अधिक मात्रा में जानने का प्रयास करेंगे। आगे जान लेते हैं इसी के अंतर्गत एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना से, जिसे कहा जाता है आरएटीएस के माध्यम से क्या है, भारत में गुप्त सूचनाएं साझा करने, कानून प्रवर्तक सर्वोच्च प्रथा अथवा जो भी होता है प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा, इसके अंतर्गत आतंक विरोधी क्षमताओं में सुधार किया जा सकता है। अब देखिए किसी की देश के अंतर्गत आतंकवाद पनप रहा है, अगर वो एससीओ का कंट्री है तो वो क्या करेगा, दूसरे देश पर इसका सहयोग करेगा कि ये इस प्रकार से आतंकवाद फैला रहे हैं, इसको हम मिलकर इस रूप से ख़त्म करते हैं ताकि अन्य देशों को इसको क्या हो, हानि न हो। इस रूप में भी ये काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता है। अभी 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 इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो ये भी तो एससीओ के कंट्री हैं, लेकिन इसके अंतर्गत इस प्रकार की अभी पॉलिसी नहीं दिखाई देती है। पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, आतंकवाद को ही बढ़ावा देता है।
चलिए आगे बढ़ते जानते हैं एसईओ के माध्यम से भारत मादक पदार्थों की तस्करी। जैसे कि हमने कहा थी, ये चुनौती काफ़ी अधिक मात्रा में मादक पदार्थ, ड्रग्स, कोकीन, अफीम जो भी होता है प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ होता है, अफगानिस्तान स्टोर होता है, फिर पाकिस्तान से सप्लाई होते रहता है। और झूठे वेपन्स जो होते हैं कि देश के अंतर्गत आ जाते हैं, उनके रोकने के लिए भी क्या किया जाता है, इस पर अंकुश लगाया जाता है। ठीक है। और क्या है, आतंकवाद, कट्टरतावाद। देखिए आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद कट्टरतावाद है, जाति धर्म के आधार पर कट्टरता होती है। ठीक, चुनौतियों को लेकर भी क्या किया जाता है, इसमें साझा प्रयास किया जाता है। ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे क्या है, लंबे समय से अटकी हुई। ठीक है। और लंबे समय से क्या है, इसके अंतर्गत जो परियोजना अटकी हुई है, तापी जो पाइपलाइन है, कौन सा है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है। इस पाइपलाइन जैसी परियोजना पर काम शुरू करने में क्या है, जो आईपीआई कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आईपीआई। आईपीआई का फुल फॉर्म है ईरान, पाकिस्तान और भारत में पाइपलाइन को क्या है, एससीओ के माध्यम से सहायता मिलेगी। अब देखिए कि एक लंबे समय से एक परियोजना चल रही है, तुर्कमेनिस्तान से लेकर भारत में क्या किया जाएगा, एक पाइपलाइन, तापीय पाइपलाइन को शुरू किया जाएगा। लेकिन इनके अंतर्गत क्या आ रही, बहुत सारी प्रॉब्लमें दिखाई दे रही है, आतंकवाद, अलगाववाद। जैसे कि आप जानते हैं ना, थ्योरेटिकल पढ़ने में ईजी लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ को देखेंगे तो वो बहुत बड़ी प्रोसेस चल रही होती है। उसके अंतर्गत वही परियोजना रुकी हुई है। और यह क्या है, ईरान, पाकिस्तान तथा भारत में पाइपलाइन को एससीओ के माध्यम से, अब ये कंट्री अगर इनके अंदर शामिल हो गए, एससीओ का सपोर्ट मिलेगा तो क्या होगा, ये आरामी से क्या हो जाएगा, इनमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे जानते हैं। और क्या है कि भारत तथा मध्य एशिया के बीच व्यापार में आने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर करने के लिए एससीओ सहायता कर सकता है। ठीक है। जो मध्य एशियन कंट्री तथा बीच में जो व्यापार करने के लिए भारत के साथ ट्रेड करते हैं, तो उनके अंतर्गत क्या आ जाती है, अनेक बाधाएं आ जाती हैं, उनको क्या किया जाएगा, एससीओ के माध्यम से खत्म किया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, यह एक मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी क्या करता है। अब मध्य एशिया में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है, एससीओ का। अब अगर यहीं पर भी यहाँ इनको दिक्कत होगी तो क्या होगा, सारा जो इनका प्रोसेस है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये भी एससीओ क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा और मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी यह क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और वो जानते हैं और क्या क्या है इसके अंतर्गत। एससीओ के माध्यम से सदस्य देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करते हुए भारत को मध्य एशिया देशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकीय, वित्तीय तथा फर्म उद्योगों हेतु क्या हो गया, एक विशाल मार्केट हो जाएगा। आप जैसे कि जानते हैं कि एक देश सभी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं करता है, प्रत्येक देशों को एक अन्य अन्य देशों से क्या करना पड़ता है, सप्लाई लेना लेना पड़ता है। ये ठीक है, ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो यह क्या होता है कि अगर एससीओ कंट्रियों का सहयोग मिल गया तो क्या होगा, जो ये बैंक या फाइनेंशियल जो भी होगा, विशाल जो भी होगा, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, विशाल मार्केट मिल जाएगा। और यह काफ़ी क्या होगा, ट्रेड के लिए भी प्रॉफिट साबित होगा। ठीक है। अगर बात करें तो सावधानी से इस मंच का इस्तेमाल करते हुए क्या है, भारत अपने इस विस्तारीय पड़ोसी जो मध्य एशिया है उसमें क्या करेगा, सक्रिय भूमिका निभा सकता है। ठीक है। तथा साथ ही यूरेशिया में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को क्या किया जाएगा, कम करने का भी प्रयास किया जाएगा। ठीक है। यूरेशिया के अंतर्गत चीन का बढ़ता, भी चीन का अत्यधिक मात्रा में प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसी के आधार पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर अंकुश लग जाएगा, चीन अपना वर्चस्व अधिक मात्रा में बनाते हुए नहीं दिखाई देगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात देखिए, ये तो पुराना टॉपिक वापस रिपीट हो गया, और सबसे बड़ी बात इसमें कही जाए तो क्या है कि एससीओ भारत को अपने पुराने तथा विश्वसनीय मित्र रूस के साथ अपने चीन और पाकिस्तान जैसे चिर प्रतिद्वंदियों के साथ जुड़ने के लिए एक साझा भी क्या करेगा, मंच प्रदान करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 2020 के अंतर्गत S-400 मिसाइल क्या करता था, रशिया चाइना को सप्लाई करता था। ठीक है, रशिया चाइना को सप्लाई करता था, लेकिन ये अब एक एग्रीमेंट क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसका रीज़न ये है कि चाइना ने उसी बेस पर उसकी कॉपी पेस्ट करके बना दी गई है, जो क्या है, नियमों का, ट्रेडों का उल्लंघन इसे माना गया। और इसने क्या कर दिया, रशिया ने इसको सप्लाई करने से इनकार भी कर दिया गया है। ये काफ़ी मददगार साबित हो गया। ये देखिए कि एससीओ के अंतर्गत हमेशा तनाव बनते हुए ही दिखाई देता है, इनकी एकजुटता बनाने का प्रयास किया जाता है। आप देखेंगे कि भारत पाकिस्तान विवाद है, भारत चाइना विवाद है, और रशिया और किसका विवाद है, चाइना का भी क्या है, पड़ोसी देश होने के कारण भी उनके अंतर्गत क्या है, विवाद है। ठीक है। उनके अंतर्गत भी एक थालविक प्रिंसिपल के अंतर्गत एग्रीमेंट ही किया गया था। ठीक, उसके अंतर्गत भी आगे हम जानेंगे। इसमें फिर कुछ निजात, कुछ कमी की गई थी, लेकिन अत्यधिक मात्रा में पहले क्या था, चाइना और रशिया में अत्यधिक मात्रा में विवाद दिखाई देता था। और उस विवाद का निपटारा उन्होंने क्या किया, जिसे थालविक प्रिंसिपल कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप। उसे क्या कहा जाता है, थालविक प्रिंसिपल के आधार पर उनका सॉल्यूशन दिया गया था। ठीक है।
इसके अंतर्गत तो हमने जान लिया। अब देखते हैं कि भारत के अंतर्गत चूँकि हमने किस इसके अंतर्गत क्या जाना था कि भारत में के लिए क्या था, एससीओ का क्या महत्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हमने क्या करें इसके अंतर्गत टॉपिक को जाना और एससीओ के लिए भारत की क्या है चुनौती। अब देखते हैं कि एससीओ के लिए, एससीओ में भारत के लिए क्या है चुनौती, कौन कौन सी है, अब इसके बारे में जानने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि जैसे कि हमने कहा कि आज के टाइम पर कंट्रियों के अंतर्गत विवाद बने हुए हैं, हमेशा बने हुए हैं। जैसे इंडिया का क्या है विवाद पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ विवाद बना हुआ है ट्रेड के आधार पर, किसी आतंकवाद अलगावाद। इनका मुख्य उद्देश्य, पहला मकसद ही क्या है, आतंकवाद अलगावाद इनको लड़ना है। लेकिन इसी आज के टाइम में कुछ कंट्रियाँ ऐसे हैं कि जो किस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, आतंकवाद। एग्जाम्पल के रूप में क्या है, पाकिस्तान। लेकिन एससीओ कंट्री बनाने का मकसद ही क्या था, इन चीज़ों को लड़ना था। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इससे क्या करे, निपटारा करे। चलिए थ्योरी के माध्यम से जानते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। मुख्य रूप से वही है, ये देखिए कि पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य है, ठीक है, पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य है और भारत भी क्या है, एससीओ का सदस्य है। और क्या है वह इसके अंतर्गत क्या है, और वह भारत की राह में दुश्वारी जो कठिनाइयों का कारण लगातार बनता रहता है। जो ठीक है, कठिनाई का जो कारण है वो क्या होता है, हमेशा बनने रहता है। ऐसे में क्या है, भारत की स्वयं को क्या है, मुखर तौर पर फेस करने की क्षमता प्रभावित होती है, ठीक है। इसके अलावा चीन एवं रूस के एससीओ के संस्थापक होने और इनके इनमें इन देशों की प्रभावी भूमिका होने की वजह से भारत को अपनी स्थिति मजबूत बनाने में क्या हो रहा है, कठिनाई का सामना हो रहा है। अब देखिए कि भारत को कठिनाई का सामना कहाँ पर करना पड़ रहा है, चाइना के साथ इंडिया का विवाद है और रसिया भी कुछ कुछ मात्रा में चाइना का सपोर्ट करता है। इंटर उसी रूप से भले चाइना रसिया इंडिया को हथियार सप्लाई करता है, लेकिन कुछ अधिक मात्रा में क्या करता है, उसको सप्लाई क्या करता है, चाइना को सपोर्ट करता है। इसका रीज़न एक यह भी माना जाता है कि यूएसए इंडिया को सपोर्ट करता है और इंडिया यूएसए को सपोर्ट करता है कोई भी ट्रेड में। लेकिन यूएसए और जो रूस की है उनकी जो है इकोनॉमिकली जो भी प्रोसेस है वो सही रूप से काम नहीं कर रही, उनके अंतर्गत तनमन चल रहा है। जिसके अंतर्गत अभी देखा जा रहा है कि 2020 के अंतर्गत रसिया किसको सपोर्ट कर रहा है, चाइना को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए क्या है कि एससीओ के अंतर्गत भारत की जो कंडीशन है उसको मजबूत बनाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिएगा। और उसके साथ में क्या है, एससीओ का रुख परंपरागत रूप से क्या है, पश्चिमी विरोधी। और क्या है कि एससीओ का जो रुख है, एससीओ के अंतर्गत जो कंट्री हैं उनका देखिए, पश्चिमी कंट्रीज जो हैं उनके अंतर्गत क्या है, हमेशा विरोधी रहता है। जिसकी वजह से क्या है, भारत को पश्चिमी देशों के साथ साथ अपनी बढ़ोतरी, साझेदारी तथा संतुलन कायम करना होगा, ठीक। अगर जिस वजह से क्या है भारत को, अब देखिए जो एससीओ के जो मेम ये है इनके अंतर्गत तनबन किसके अंतर्गत करा है, पश्चिम विरोधी है। तो अब भारत को क्या करने पड़ेगा, उसके अंतर्गत अपनी मजबूती लाना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, अपनी जड़ को जमा सके, ठीक है। यही कारण है, क्या है, यही कारण है कि इन सदस्य देशों के बीच एक नए तरह के संबंध तथा क्या है, क्षेत्रीय सहयोग स्थापित किया गया है। और इसमें क्या है, स्थायी शांति, मैत्री, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए क्या है, सुरक्षा की नई संकल्पना को भी क्या करना है, इसमें पेश करना है, ठीक है। और उसके अंतर्गत कूटनीति शामिल होती है जो पुरानी हो चुकी है, ठीक है। शीत युद्ध की मानसिक और की क्या है, बिल्कुल विपरीत है तथा अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के प्रयासों को भी क्या करती है, समृद्ध बनाने वाली है। आज के अंतर्गत हमने क्या जाना है कि एससीओ संघाई सहयोग कॉरपोरेशन कैसे काम करता है, उसके सदस्य देश कौन कौन से हैं और उनके सदस्य देश कब कब गठन हुए, संघाई 6, संघाई 8, संघाई 5 क्या क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या हमने वर्ल्ड मैप के माध्यम से जाना, ठीक है। ऑब्जर्वर कंट्री कौन कौन से हैं और इनका गठन कब किया गया और इसके सदस्य देश कौन कौन से, पर्यवेक्षक देश कौन से हैं और वार्ता वाले साझेदारी देश कौन से हैं और एससीओ का लक्ष्य क्या है, ये जाना। और इसके अंतर्गत क्या है, इनके मार्गदर्शक सिद्धांत कौन से हैं, ठीक है। और एससीओ की संरचना क्या है और एससीओ की प्रमुख गतिविधियों के बारे में भी जाना, ठीक है, जो किस गतिविधियों पर काम कर रहा है। और एससीओ की प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी थी, हमने इसमें आराम से जाना है, जो जो भी इसकी गतिविधियां थी। और एससीओ की विशेषताओं को जाना है इस टॉपिक के अंतर्गत पर, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लास्ट में हमने जाना है एससीओ के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ठीक है। एससीओ के समक्ष चुनौती, फिर एससीओ को भारत के लिए, अब उसके बाद चुनौती तो इतनी जान ली। अब हम जानेंगे कि भारत के लिए एससीओ का क्या महत्व था। इसके अंतर्गत हमने कम से कम 12 से लेकर 14 की पॉइंटों को जाना, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एससीओ के लिए क्या किया है कि एससीओ में भारत के लिए चुनौतियां किस प्रकार से भारत ने इसको हैंडल की और एससीओ में जो सदस्य कंट्री हैं उनके अंतर्गत ही किस प्रकार का मतभेद दिखाई देता है, इसके अंतर्गत हमने कम्प्लीटली रूप से जाना, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना ही आपको एग्ज़ाम के अंतर्गत देखने को मिलेगा।